आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रामबन के राजगढ़ सैलाबी रैली से एक और लाश बरामद। अब तक 3 लाशें बरामद, 4 अब भी लापता। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। 4 सितंबर को सुनाया जाएगा फैसला। जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात में ज्यादा टर्नआउट की तवक्का। सूबाई कमिश्नर कश्मीर का बयान। इक्तदार में आने पर जेलों में बंद नौजवानों के लिए हम माफी का ऐलान करेंगे, अल्ताफ बुखारी का बयान। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने असेंबली इंतखाबात के लिए 7 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। और पेश खबरों की तफसील। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तफसीली समाअत के बाद आज इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज कर लिया है और इम्कान है कि अदालत 4 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इंजीनियर रशीद ने अदालत में बाकायदा जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद ही अदालत ने दरख्वास्त पर एनआई कौमी तहकीकाती एजेंसी से जवाब तलब किया था और आज रिपोर्ट जमा करने की हिदायत की गई थी। दरख्वास्त पर आज अपना जवाब दाखिल करना था और अदालत ने इससे कबल इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई को ओहदे का हलफ उठाने के लिए हिरासती पैरोल दी थी। इंजीनियर रशीद 2019 से जेल में है, जब उन पर एनआई की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यूएपीए के तहत फर्द जुर्म आयद की गई थी और इस वक्त वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। याद रहे कि इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बारामूला हल्के से साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी थी। रामबन की राजगढ़ तहसील में 2 रोज कबल बादल फटने के बाद आए सैलाबी रैलियों की नजर हुए 7 अफराद में से एक और लड़की की लाश को बरामद किया गया और इस तरह अब तक 3 लाशें बरामद हुई हैं। हादसे के बाद लापता हुए मजीद 4 अफराद की तलाश का सिलसिला लगातार जारी है। जराये का कहना है कि बचाव टीमों ने सुबह शाजिया बानू, जिसकी उम्र 7 साल, जो कि डोंगर डांदला की रहने वाली हैं, की लाश को आज सुबह नाले से बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह लाश जिससे हादसे से 3 किलोमीटर दूर बरामद हुई है और अभी भी 2 माएं और उनकी 2 बेटियां लापता है। याद रहे कि राजगढ़ इलाके में बादल फटने के बाद आई सैलाबी रैलियों में कुल 7 अफराद लापता हुए थे। वाकई में बागदीन गोजर की अहलिया नसीमा, उनका बेटा यासिर अहमद, बेटी शाजिया के अलावा 42 साल गुलशन बेगम, उनकी एक बेटी 8 साल सीरत बानू और एक बेटा 12 साल खालिद अहमद लापता हुई। इसके अलावा एक मकामी लड़की 6 साल काजिया बानू भी सैलाबी रैली में बह जाने का खदशा है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 12 साल खालिद सजाद परिहार, 20 साल यासिर अहमद और आज 7 साल शाजिया बानू को बरामद किया है। तहसील इंतजामिया की निगरानी में पुलिस, SDRF, QRT वॉलंटियर्स, राजगढ़ और मकामी लोगों की तरफ से लाशों को निकालने की कार्रवाई आज तीसरे रोज भी जारी है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि जेलों में बंद कश्मीरी नौजवानों और दीगर सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा है कि एक फर्द को जेल में बंद रख सकते हैं मगर उनके ख्यालात को कैद नहीं किया जा सकता। इन बातों का इजहार उन्होंने आज पार्टी दफ्तर श्रीनगर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। मैं तो कहती हूँ कि आप किसी को लोगों को जेल में बंद कर सकते हो पर ख्यालात को जेल में नहीं बंद। ख्यालात की जंग है जमहूरियत में, ख्यालात की जंग होती है और जो ख्याल बेटर होता है वो प्रिवेल अपॉन होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत देर कर दी। इंजीनियर रशीद साहब को भी रिलीज करना चाहिए, शबीर शाह को साहब को भी, और भी जो हमारे जो जेलों में जो हमारे लोग हैं तो जिनको वो कहते हैं कि जमानत तो मिलनी चाहिए, जमानत भी नहीं मिलती। अब बहुत अफसोस की बात है। तो मुझे उम्मीद है कि उनको रिलीज, और भी जो हमारे इसके अलावा जो हमारे नौजवान हैं
जो कोई नामवर लोग नहीं है, आम नौजवान हमारे जेलों में बंद है और मुल्क के जेलों में बंद है। उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो वहाँ तक जा भी नहीं सकते हैं। तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चूँकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया आपने, आप बार बार कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ जेलों के दरवाजे खोल दीजिए, तो रिकन्सिलेशन का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। लोगों को जेलों में बंद करना, एम्प्लॉयज़ को बिला वजह नौकरियों से निकालना, उनसे ये हक भी छीन लेना, वो अदालत में जाएंगे तो डर लगता है उनको कि हमें जेल में न डाल दें। जर्नलिस्ट को यूएपीए के अंदर बंद करना, तो मैं कहती हूँ ये ख्यालात की जंग है जिसको आप इस तरह नहीं जीत सकते। आप ताकत के बलबूते पे जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको हल नहीं कर सकते। आपको रिकन्सिलेशन, रीच आउट करना पड़ेगा यहाँ के लोगों के साथ, उसके बगैर कोई चारा नहीं। और मेरे ख्याल में ये जो शबीर शाह साहब हैं या दूसरे, उनको छुड़ाना, उनको जेलों से रिहा करना, ये एक अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने आज शाहपुरा का दौरा करते हुए मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की है, जिस दौरान अवाम ने उनके नोटिस में इलाके के बहुत सारे मसाइल लाए हैं। दौरे के दौरान अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो वो जेलों में बंद नौजवानों के लिए आम माफी का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी वाहिद वो जमात है जो साल 2019 से लोगों के हुकूक के लिए लड़ रही है। देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्शन का डेट यहाँ का भी फिक्स हुआ, नोटिफिकेशन निकल आई है। तो हम लोगों के पास जा रहे हैं जो असली डेमोक्रेसी में सरदार होते हैं, वही लोगों को चुनते हैं अपने वोट से। गुजारिश कर रहे हैं हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस पे और जो हमने खिदमत लोगों की 2019 से की है उसके बेसिस पे आपको मालूम है कि मैं और मेरी जमात, अपनी पार्टी वाहिद जमात है जिन्होंने 2019 5 अगस्त के बाद सामने आके ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ कराया। कितने सारे मसले हैं, 3-3.5 हज़ार लोगों को रहा करवाया। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम पावर में आते हैं तो जो नौजवानों की पकड़ दकड़ है उसे बंद कराएंगे और जिनके खिलाफ FIRs कटे हुए हैं थानों में बुलाया जाता है, एक जनरल एमनेस्टी ऐलान करेंगे। आपने हमारा मैनिफेस्टो में देखा होगा, फ्री पावर हम दे रहे हैं। 300 यूनिट गर्मियों में, 500 यूनिट सर्दियों में। ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन हम 1000 रुपये से 5000 रुपया करने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां, और जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं या पढ़े हुए लोग हैं, बच्चे और बच्चियाँ, उन सबको हम स्टेपन देने की अपने मैनिफेस्टो में वादा बंद है। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उज्ज्वला गैस स्कीम में जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान एलायंस के बारे में पूछे जाने पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी का किसी के साथ एलायंस नहीं है, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही किसी पार्टी से सपोर्ट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि एलायंस के हवाले से माजी का तलख तजुर्बा है, हम एलायंस से हमेशा डरते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन एलायंस का लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नहीं, न हम किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, न किसी पार्टी से हम सपोर्ट ले रहे हैं। ये ज़रूर है कि 87 की बहुत बुरी एक्सपीरियंस है जब कांग्रेस और NC का अलायंस हुआ था। 2014 की बहुत बुरी एक्सपीरियंस है जब PDP और BJP का अलायंस हुआ था। इसलिए हम अलायंसेस से डरते हैं बहुत। अलायंसेस का जम्मू कश्मीर में लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्यों अलायंसेस से इन जमातों को लगता है कि वो कत्रो बतर कर सकते हैं लोगों का, लोगों के मफादात का, लोगों के एहसासात का, लोगों के जज्बात का। और अगर हम आज देखें जो हमारे नौजवान जेलों में हैं, या जो हमारे नौजवान इस वक्त थानों के चक्कर काट रहे हैं, या जिनकी वेरिफिकेशन बंद है, या जिनकी पासपोर्ट नहीं जुड़ा हुआ है, FIR किसने काटे? ये तो वही सब हैं जो 96 से अवामी सरकारें बने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में, चाहे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बनी, चाहे फिर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, चाहे महबूबा मुफ्ती जी की सरकार बनी। ये FIR तो वही हैं। उन्हीं FIRों पे आज बच्चों को गिरफ्तार करके अंदर रखा गया है, या पासपोर्ट बंद किए गए हैं, या वेरिफिकेशन बंद किए, या थानों के चक्कर काट रहे हैं। तो इन जमातों को कम से कम शर्मिंदा तो होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। हर बार बोला कि हम ये FIR वापस लेंगे, लिए नहीं, लेकिन अल्लाह के फजल से
हम वादाबंद हैं कि अगर हमारी जमात पावर में आती है 30 सितंबर का कट ऑफ डेट करके हम आम माफी का ऐलान करेंगे। एक सिंपल एफिडेविट कि हिंदुस्तान की सलामती और वादियत के हक में हम हिंदुस्तान के आइन पे हमें यकीन है, हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नहीं करेंगे। कोर्ट में एफिडेविट देना है और सबके पासपोर्ट भी इजरा होंगे, रहा भी होंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दफ्तर श्रीनगर में आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान कई अफराद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनमें वादी के सीनियर सहाफ़ी सईद तजम्मुल और शेख गौहर अली भी मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और शेख गौहर को जरीबल असम्बली हल्के के लिए PDP के उम्मीदवार के तौर पर उनका ऐलान किया है, जबकि सईद तजम्मुल को बांडीपुरा से उम्मीदवार नामजद किया गया। इस मौके पर सईद तजम्मुल ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो भी उनको पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे पूरा करेंगे और पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज से एक तवील सफ़र जो है 20 साल का आपके साथ जो है उसको एक नई दिशा मिली। ये रुका नहीं है बल्कि इसका दायरा जो है वो जम्मू कश्मीर की जो सियासत, इक़्तिसादियात, समाजियात और बाकी मामलात है उस पर हम आपके साथ इंशाल्लाह बातचीत करते रहेंगे। लेकिन चूँकि जिस वक्त हम जर्नलिज्म में इन 20 सालों में एक नई पार्टी को कवर करते रहे और नई पार्टी के नज़रियात जब हमने देखे, उसमें शायद कल तक जिस पार्टी को इंतखाबात लड़ने से शायद डराया जाता था और ये मुफ्ती साहब का फ़लसफ़ा था कि जमात इस्लामी को इलेक्शन में आना चाहे, उस वक्त भी इस वक्त भी। क्योंकि मुझे याद है एक जलसा चल रहा था तो मैंने पार्टी के तर्जुमान से बात की, मैंने कहा जमात इस्लामी का भी जलसा है, आपका भी, कहा जमहूरियत यही है और PDP का एजेंडा यही है कि हम लोग अपनी बात रखें और जो लोग हमारे नज़रियात से इख्तलाफ रखते हैं या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते हैं उनकी पोजीशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूं, चाहे वो श्रीनगर से हों, बडगाम से हों, बांडीपोरा से हों। आप सभी दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया का आपके साथ सीखने का बहुत मौका मिला, चाहे वो रेडियो कश्मीर हो, चाहे वो दूसरे इदारे हों। आपसे बहुत अच्छा मौका मिला और आगे भी हमारा सफ़र यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि एक नई जहद के साथ जारी रहेगा। आज भी जम्मू कश्मीर में जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी हो तो मुझे लगता है कि इतनी पार्टियां हैं, लेकिन जिस अंदाज से बेबाकी के साथ महबूबा मुफ्ती बात करती हैं और शायद यही कायल करने का शायद आखिरी रास्ता था। और मैं आज से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस अंदाज से ज़िला बांडीपोरा को, मुझे याद है कि जब मैं अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में दाखिल हुआ मैंने पहला वजीर देखा, वो उस वक्त भी PDP की अलायंस थी इत्तेफाक के साथ और तब भी मिनिस्ट्री जो थी बांडीपोरा को दी गई। उसके बाद MLC बनने थे तो 2 नहीं 3 MLC बने। उसके बाद वाइस चेयरमैन बनना था तो बांडीपोरा को मिला। हुकूमत में रहकर भी इस दफ्तर से पार्टी ने, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस अंदाज से बांडीपोरा को, सुंबल को, गुरेज को देखा, मुझे लगता है कि शायद हम ही पीछे रहे, हमने उतना नहीं दिया वापस में। लेकिन साल 2024 में हम कोशिश करेंगे कि हम बांडीपोरा से और तमाम तीनों निशस्तों से, जम्मू कश्मीर से, अब की बार बांडीपोरा को शायद वो सिला देंगे जिसकी शायद हमने अभी तक कोशिश नहीं की। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बल्कि ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद है, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़िला बांडीपोरा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और श्रीनगर और बाकी अजला में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अदना सिपाही की हैसियत से आज हम इस काफ़िले में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने इस प्यार मोहब्बत के साथ, और शायद मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं शायद। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 7 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया है। पार्टी की जानिब से किए गए ऐलान में कहा गया है कि इस फहरिस्त को पार्टी सदर सजाद गनी लोन ने मंजूरी दे दी है। जारी फहरिस्त के मुताबिक पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील रफियाबाद से, नज़ीर अहमद लावे कुलगाम से, आबिद हुसैन अंसारी जड़ीबल से, इरफान मटू ईदगाह से, डॉक्टर बशीर अहमद चालको उड़ी से, आसिफ लोन बारामुला से और मोहम्मद हमजा लोन गुरेज से इलेक्शन लड़ेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने आज कुपवारा का दौरा किया, जहां पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर नासिर असलम वानी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत थी ताकि नफरत और अवाम में तजाद डालने वाली जमातों को जम्मू कश्मीर से दूर रखा जाए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए उनके उम्मीदवार के हक में वोट दें। बाज़ाब्ता जो मैंडेटों का जो लिस्ट इजरा किया गया, तो उसी सिलसिले में जब आज मैं यहाँ आया तो इनकी मोहब्बत और इनका जो जोश था उसकी अक्कासी आज आपको देखने में मिली। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और इनके जोश और वलवले की इंशाल्लाह भरपूर कदर होगी और इस जज्बे को उसी तरह हम भी अपने खून पसीने से उसका जो है कदर करेंगे। हाँ जाऊँगा, मैं तो पहले भी यहीं था। अब तंजीमी मशरूफियात थी, कुछ 1-1.5 हफ्ता हमको अलायंस की मजबूरी थी, वो तो आप भी कवर कर रहे थे। रात को 12-12, 1-1 बजे तक तो उनके साथ बातचीत चल रही थी और आसान नहीं होता है दो बड़ी तंजीमों का ऐसे लास्ट मिनट पे अलायंस करना। उस पर जो नीचे काडर है उनके जज्बात को देखना पड़ता है, जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने काम किया होता है दोनों तंजीमें उनको देखना होता है और ये बांटना कोई आसान काम नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है इतनी खुशअस्लूबी से हुआ, हमारे कायद डॉक्टर साहब ने और उमर साहब ने और सब ने इसमें जैसे बड़े अच्छे माहौल में ये अलायंस बना और इसका इतना असर हुआ है कि लोग बहुत खुश हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अलायंस इतनी ज़्यादा सीटें यहाँ लेगा कि ये एक रिकॉर्ड होगा। सरकार इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और हमारी इत्तेहादी कांग्रेस की होगी। जिला कुपवारा के करना के नाचिया और डोबा इलाके के लोगों को मुसलसल मोबाइल नेटवर्क के शदीद मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में नुमाया रुकावटें पड़ रही है। इंतजामिया को शिकायत उनकी नोटिस में लाने के बावजूद भी इलाके को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे इलाके के लोगों में काफी मायूसी और नाराजगी भी पाई जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि मवासलात निज़ाम ना के बराबर है, जिसकी वजह से कॉल करना मुश्किल हो रहा है, जबकि जो आजकल का जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, उसके बावजूद भी इलाके में कोई मोबाइल नेटवर्क न आने से उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बच्चों की तालीम या इंटरनेट पर कोई भी फॉर्म भरना होता है तो उसकी वजह से भी वो कासिर रहते हैं। उन्होंने अब आला हुक्काम से अपील की है कि इलाके में एक मोबाइल टावर नस्ब किया जाए ताकि इलाके के लोगों के जो मसाइल वो दूर हो सके। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत बड़ी शिकायतें लोगों की हैं कि जहाँ तक हमारे नेचिया गांव का तल्लक है, यहाँ एयरटेल बहुत वीक चल रहा है। ऊपर जो हमारा गांव है उसमें बिल्कुल भी एयरटेल नहीं चल रहा है और इस सेक्टर में जियो के टावर भी जो हैं, हमारे घरों में भी जियो की पूरी जो नेटवर्क है बिल्कुल भी नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है। कई बार हमने ये एप्लीकेशन भी दी है, एसडीएम साहब को दी है, तहसीलदार साहब को दी है कि कम से कम इनको बुलाइए और ये नेटवर्क जो है ये कम से कम ठीक कराइए। यहाँ पे मुझे लगता है 1-2 टावर और लगाने की ज़रूरत है, ऊपर नेचिया में भी और यहाँ सेंटर में भी एक, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो जितना भी नेटवर्क है बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है। मैं समझता हूँ कि लोगों के जो वो रिचार्ज का सिस्टम वो बिल्कुल ज़ाया हो रहा है, क्योंकि किसी की बात नहीं हो रही। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई बच्चे पढ़ते हैं उनको ऑनलाइन क्लासें तो वो नहीं कर पा रहे हैं बेचारे। तो नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है इस गाँव में कि आप अगर ऊपर नेचिया में चले जाओगे आपका फ़ोन बिल्कुल भी काम करना छोड़ जाएगा, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यहाँ आप नेचिया इस टाइम आप नेचिया गांव में यहाँ पे जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो जियो हो या एयरटेल हो। आप लोगों को पता है जब भी आप लोग भी यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो यहाँ से ऊपर जब जैसे ही आप जाते हैं यहाँ से बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता, ना जियो का ना एयरटेल का। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग हैं जिनके पास छोटे फ़ोन हैं, उनको तो बिल्कुल नेटवर्क आता ही नहीं है। अगर बड़े फ़ोन हैं भी किसी के पास तो बड़ी मुश्किल से किसी किसी जगह पे नेटवर्क आता है, चाहे वो जियो हो या एयरटेल हो, लेकिन बहुत ही कमज़ोर है। एसडीएम साहब के पास भी हमने एप्लीकेशन छोड़े हुए हैं, तहसीलदार साहब के पास भी एप्लीकेशन छोड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उस पर बात नहीं हुई है। उनको भी बताया गया है कि इनको बुलाओ, इनसे ये सॉर्ट आउट कराओ, लेकिन अभी तक कुछ भी इसके बारे में कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। जो कि नेटवर्क है जो यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर है, हद। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने जिला अस्पताल राजौरी का दौरा किया है, जहां उन्होंने मरीजों से बातचीत करके उनकी आयादत की और अस्पताल में तिबी सहूलियात का भी जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पताल का दौरा करने का उनका मकसद अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए बेहतर तिबी सहूलियात देखना और उन्हें मैसर रखना, ताकि उन्हें इलाज के दौरान मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने मुख्तलिफ सेक्शंस में जाकर कामकाज का भी जायजा लिया है। आज हमने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कम एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है जीएमसी का, उसका पूरा
एक विज़िट किया है और अलग अलग चीज़ों को लेके हमारी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का सेक्शन हो, चाहे वो बाकी हमारे जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, सबका जो है जायज़ा लिया है। और चंद ज़रूरतें हैं जो कुछ फटाफट करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे जो जितने भी ई सहज काउंटर्स हैं उनको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। पेशेंट्स जो दूर दराज से आते हैं, जनरली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत लेट स्टेजेस पे यहाँ पे पहुँचते हैं, जब तक कि कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए हम बाकी जो फील्ड स्टाफ है उनको भी सेंसिटाइज़ करेंगे, ताकि पेशेंट्स का जो अर्ली केयर है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, वो बढ़े। हमारी जो फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, चाहे वो BMOs हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा हम सेंसिटाइज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जब टर्शरी हेल्थ केयर पे हम बात करते हैं तो टर्शरी हेल्थ केयर इज़ सपोज टू वर्क फॉर टर्शरी केयर। और अगर यहाँ पे पेशेंट जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाले आ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, उनका लोड बर्डन बढ़ जाता है। तो कोशिश यही रहती किसी भी मेडिकल कॉलेज की कि जो पेशेंट्स हों वो प्रॉपरली रेफरल के थ्रू आएँ, और जो बाकी रेफरिंग हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। तो यही देखा जाएगा कि जो भी पेशेंट्स आते हैं, जहाँ से आते हैं, उनको ट्रैक किया जाएगा कि क्यों उस इलाके से पेशेंट्स, किसी तरीके के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और वर्स कंडीशन में पहुँचते हैं। और बाकी जहाँ तक बात इस हॉस्पिटल की है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं जो आज हमने MS को बताई हैं, और इन्होंने कमिटमेंट दी है MS ने कि अगले 3-4 दिन तक चीज़ों पे काम होना शुरू हो जाएगा। और यही कमिटमेंट है राजौरी की लोगों से कि एक बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी हम कैसे प्रोवाइड करें। डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी है एंड सेफ्टी है, डॉक्टर्स हमारे रक्षक हैं, हमारे एक तरह से सेवियर हैं सभी लोगों के। और जब हम मुसीबत में हैं, हम डेथ के बिल्कुल करीब हैं, तब डॉक्टर्स ही हमें बचाते हैं। तो डॉक्टर्स को बचाने के लिए भी उनके जो कभी बीच में हमने देखा कि कहीं ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और डॉक्टर्स फील करते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी पूरा मद्देनज़र रखा जाएगा। और पूरी जिला मेरे को ये इन्फॉर्म भी किया है, मेरे जहन में पहले नहीं था। अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट आता है, प्लीज़ आप रिपोर्ट करिए इमीडिएटली, उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वो स्टेज वाइज डेवलप होता है, उसमें हर चीज़ स्टार्टिंग से नहीं होती। अब पहला हमारा जो फोकस था दैट वाज कि जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स को अच्छी केयर मिले, और बाकी जो एसोसिएटेड उसकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो धीरे धीरे क्रिएट होगा। और अभी क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा इस टाइम बात नहीं करूँगा कि कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट डेफिनेटली जो हेल्थ केयर है उसको पूरा फोकस किया जाए। चाहता है आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।